दोस्तों आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव 2024 आज मुकम्मल हो चुका है। आज आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है। शाम के 6 बज चुके हैं और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब से कुछ ही देर के बाद आपका भोपू मीडिया जो आपके कमरे के अंदर लगा है वो एग्जिट पोल के बड़े बड़े आंकड़े देने जा रहा है। आंकड़ों के पहले बताते चले कि शायद ये पहला एग्जिट पोल ऐसा होगा जो एग्जिट पोल एग्जिट होने के पहले ही लीक हो गया। एग्जिट पोल 3 तरीके के आपके सामने आ सकते हैं। पहला एग्जिट पोल रहेगा जो बीजेपी को 295 से लेकर के 325 326 सीटें दे रहा होगा। दूसरा एग्जिट पोल जो 276 से लेकर 290 295 तक की सीटें दे रहा होगा। तीसरा एग्जिट पोल 250 से लेकर 276 की सीटें दे रहा होगा। इन सबके बीच क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये तो 4 तारीख को ही समझ में आएगा, क्योंकि मुल्क के अंदर एक लंबे वक्त के बाद एकलौता ऐसा चुनाव हुआ है जो चरण दर चरण अपने रूप रंग बदलता रहा है। किसी चरण में कोई एक रूप था, दूसरे चरण में दूसरा रूप। यह चुनाव की शुरुआत तो लगभग एक तरफा हुई थी। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत लगभग एक तरफा चुनाव की हुई थी कि मौजूदा सत्ता वापस सत्ता में आएगी, मौजूदा दल ही वापस सत्ता में आएगा। मगर चरण दर चरण ये चुनाव अपना रंग बदलता रहा। आज जब 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ है तो इस मतदान में कई इस तरीके की चीजें निकल के सामने आई हैं जो अचंभित करने वाली हो सकती है। जैसे आंकड़े बताते हैं, जमीनी हकीकत कि बनारस में वाराणसी लोकसभा सीट पे कांटे की टक्कर हो गई है। वही गाजीपुर लोकसभा सीट पे अच्छी खासी जो है बढ़त अगर दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पे तो अफजाल अंसारी की दिखाई दे रही है। घोसी लोकसभा सीट पे जो बढ़त दिखाई दे रही है वो राजीव राय की दिखाई दे रही है जो समाजवादी पार्टी से है। इस तरीके के कई अमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर हाँ ये भी है, अगर अंडर करंट इसमें कुछ दिखता है और जो जाहिर होता है तो 4 जून 2024 को नतीजे कुछ अलग दिखाई देंगे। इन नतीजों के ऊपर अगर गौर करते हैं, एग्जिट पोल के अगर गौर करते हैं तो एक पुराने पत्रकार रहे हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव के ऑब्जर्वेशन को अगर आप देखते हैं तो योगेंद्र यादव का ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा एक जगह यह समझ में आता है कि अंडर करंट तो था, अब यह अंडर करंट किस तरीके से सत्ता के खिलाफ गया या सत्ता के माकूल गया यह तो 4 जून बताएगी। अगर अंडर करंट सत्ता के खिलाफ मुखालिफ गया है और एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आई है तो बीजेपी व्यक्तिगत रूप से, बीजेपी दलगत रूप से 220 से 250 के बीच में सिमटी नजर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का खाता भी ना खुल सके या अजीत पवार का खाता ना खुल सके। यह भी एक मुमकिन है कि एकनाथ शिंदे शायद एक सीट पे आए। हाँ, बीजेपी अपनी सारी सीटें गेन कर लेगी, इस पे थोड़ा सा सिर्फ संशय है। हो सकता है 1-2 सीटों का नुकसान हो, मगर बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। खास तौर से प्रज्वल रेवन्ना वाले केस के बाद से कर्नाटक का चुनाव बड़ा नुकसान देता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच में अगर कोई किंग मेकर, अगर स्थिति कुछ इस तरीके से रहती है कि बीजेपी 272 से नीचे आती है तो किंग मेकर की पोजीशन पे अगर कोई आएगा तो वो रहेगा तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी। टीडीपी फिर किंग मेकर की कंडीशन में आएगी। शायद सत्ता ऐसी ही रहे मगर सत्ता के पास जितनी अधिक शक्तियां हो चुकी थी उन शक्तियों का क्षरण हो जाए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बनारस में बहुत ही कांटे की टक्कर आज पोलिंग के दरमियान देखने को मिली है। अगर यहां पे देखा जाए भूमियार और ठाकुर वोटों में अगर अजय राय जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने सेंध लगा दिया तो 2009 लोकसभा चुनाव जैसी परिस्थिति 2024 में देखने को मिल सकती है जहां जीत हार का फासला बहुत कम हो। हां, अगर अजय राय भूमियार और ठाकुर वोटों में सेंध नहीं लगा सके हैं
तो यह जरूर है कि जीत का मार्जिन 1.5 से 2 लाख के करीब का भी हो सकता है। मगर अगर अजय राय ने जिस तरीके की निकल करके बातें सामने आ रही है कि अजय राय या कांग्रेस ने भूमियार और ठाकुर वोटों में सेंध लगाई है, जिस तरीके से दलित वोट बैंक जो पहले भाजपा के साथ था, ऐसी बात सुनने में आ रही है कि इस बार उसमें डिवाइडेशन हुआ है और काफी वोट दलित का जो है कांग्रेस के तरफ भी पलटा है। तो यहां कांग्रेस एक लीडिंग पोजीशन में आ सकती है और कांटे की टक्कर 2009 जैसे चुनाव की बनारस में देखने को मिल सकती है, कोई बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर अमेठी की बात करें हम, तो अमेठी में स्मृति ईरानी ने जितना आसान चुनाव समझा था, यह चुनाव उतना ही मुश्किल अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए नजर आ रहा है। स्मृति ईरानी की राह एकदम भी आसान नहीं समझ में आ रही है। केएल शर्मा कांटे की टक्कर दे रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि जो अंडर करंट अगर वहां पे रहा और उसने ईवीएम में अपना नजर दिखाया है, तो शायद स्मृति ईरानी को एक तगड़ा झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश में जो 60 से 65 सीटों की बात एनडीए गठबंधन के लिए हो रही है, उसमें भी सेंध लगती हुई तो अभी तक दिखाई दे रही है। नतीजे जो होंगे वो तो 4 जून को आएंगे, मगर अमूमन जो ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है, एक लमसम आइडिया अगर मान करके चले लगभग का, तो लगभग 250 सीटों के साथ बीजेपी सदन में सबसे बड़ी पार्टी होगी। मगर सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यह बड़ा सवाल होगा, क्योंकि किंग मेकर की कंडीशन में फिर तेलुगु देशम पार्टी जैसी और छोटे घटक दल आ जाएंगे। ये वो घटक दल होंगे जो घटक दल अभी तक सत्ता के सामने अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे। इस तरीके की स्थिति में अगर यह संसद का जो है रूप होता है, जो संसद का रूप अभी दिखाई दे रहा है मोटा मोटी, बाकी चैनल्स आपको जो 325 से 350 और 296 से लेके 325 और 250 से लेके 276 दिखा रहे हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं। हमने पूर्वांचल के कई जिलों में प्लस उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जिस तरीके का जो है नजरिया देखा है, उस हिसाब से आसान राह इस चुनाव में जितनी चुनाव शुरू होने के पहले भाजपा को थी, उतनी आसान राह भाजपा को नहीं है। चढ़ाव दर चढ़ाव भाजपा की राह में सत्ता के लिए कांटे ही बिछते गए और वो कांटे शायद पांव में चुभते हुए 4 जून को दिखाई भी दे सकते हैं। बहरहाल साहब, नतीजा क्या होगा और एग्जैक्ट पोल क्या होगा, देखिए यह सिर्फ एक अनुमान है, सिर्फ एक अनुमान। वोटर खामोश रहता है, सपोर्टर सभी बोलते रहते हैं। हमारा और आपके बीच में यह गुफ्तगू सिर्फ एक अनुमान है। हो सकता है इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। हो सकता है कि बीजेपी 220 तक आ जाए और यह भी हो सकता है कि बीजेपी 272 तक भी पहुंच जाए। यह अनुमान है, मगर अनुमान अगर इस तरीके का रहता है तो सत्ता के गलियारे की राह इतनी आसान इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी का जिस तरीके से गारंटी के साथ ये कहना रहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 4 जून को नहीं बन रहे, इंडिया गठबंधन बना रही है, इतने दावों के पीछे भी कुछ हकीकत तो होनी चाहिए। बिहार में जो निकल करके नजरिए हमारे सामने आए हैं, हमारे सूत्रों के जरिए वहां से जो पता चला है जमीनी हकीकत, जो वहां पे नीतीश कुमार का वोट था, नीतीश कुमार को जहां जहां प्रत्याशी खड़े थे, उन समस्त जगहों पे नीतीश कुमार को बीजेपी का वोट तो ट्रांसफर हुआ है, मगर नीतीश कुमार का वोट बीजेपी को नहीं ट्रांसफर हुआ है। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। वही तेजस्वी यादव ने एक तेज कमर दर्द के बावजूद जिस तरीके के दौरे किए और जिस तरीके के वहां प्रचार प्रसार हुए हैं, बिहार में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। शायद वैसा ही जैसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, शायद वैसा ही जैसा महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र का चुनाव जिस तरीके से नजरिया दिखा रहा है वहां का, वहां हो सकता है शायद एकनाथ शिंदे एक सीट पे सिमट जाए या वो भी उनके हाथ से निकल जाए और अजीत पवार शायद हाशिए पे चले जाए। जो होगा 4 जून को आपके सामने लगभग इसी वक्त तक पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। तब तक आपने जो महंगी सी टीवी खरीद करके उसमें रिचार्ज करवाया है,
उस पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें और डिबेट देखते रहे। वैसे बताते चले कि कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला किया कि किसी भी एग्जिट पोल पे डिबेट करने हमारे नेता नहीं जाएंगे, हमारे नेता 4 जून के बाद डिबेट करने जाएंगे। यह भी एक फैसला बड़ा था। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। अब आपको लगता है कि जिनको बुरा लग रहा है वो सही लग रहा है, तो आप एक काम करिए, एलन मस्क साहब ने बड़ा महंगा सा सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स खरीदा है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था। उसमें उठा करके उन लोगों के पोस्ट देख लीजिए जो बैठ करके दिन रात आपके दिमाग में कचरा भरा करते हैं। जुड़े रहे आप हमारे साथ। हम अपने वीडियो को खत्म करने के पहले एक खूबसूरत का शेर आपके नजर करते हैं कि नया बिस्मिल हूं मैं, वाकिफ नहीं रस्म शहादत से। नया बिस्मिल हूं मैं, वाकिफ नहीं रस्म शहादत से। बता दे तू ही है जालिम, तड़पने की अदा क्या है। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।